Okay, so good morning, everyone. We are going to start. So first, we'll be having some doubts, and after that, we'll proceed. Okay. So please let me know the doubts that you have related to machine learning or anything related to data science. Like one of the doubt is to handle the missing values. Second doubt is to select a model selection technique. Is there any other doubt that you have related to anything? Can we change anything inside the model? Okay. Like there are two things. One is कि उसकी existing जो implementation है उसमें या जो package जो library use कर रहे हैं उसके अंदर. और so there are two ways. एक है कि हम लोग जैसे कल हमने लीनियर रिग्रेशन लगाया तो हमने खुद से कोड लिखा सारा. दूसरा हम लोगों ने साइकिट लर्न यूज किया, एसके लर्न यूज किया. एसके लर्न के अंदर प्री डिफाइंड लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है तो उसके अंदर कुछ चेंज करना है या अपने एग्जिस्टिंग जो एल्गोरिथम हमने लिखी है उसमें चेंज करना है. जो ठीक है. चेंज एनीथिंग इन existing library. All right. Or anything else? अपलोड और विजुअलाइज कहां पर? अगर अपना डेटा करना है, अपना डेटा बनाना है, तब उस तरीके आपने ऑप्टिमाइज करके अपना डेटा सेट बनाना है. ऑप्टिमाइजेशन दैट इज वी वांट टू सेव दैट डेटा. सेव डेटा और मॉडल. डेटा तो सेव है ना सर ऑलरेडी. वो भी सेव है. मतलब अगर हमें कुछ सेव करना है तो दैट इज मॉडल जिसको हमने ट्रेन किया है. जैसे कल हमने लीनियर रिग्रेशन लगाया था. इमेज वीडियो पे वैसे अभी काम करना बाकी है. मतलब स्टिल मुझे ना क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मतलब क्या लोड एंड सेव करने की बात कर रहे हैं. क्योंकि देखो अगर जैसे इफ वी टॉक अबाउट डेटा तो इमेजेस या वीडियो की फॉर्म में अगर आपके पास में डेटा है तो आपकी मशीन में सेव है. आप उसको किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में लोड कराते ही हो नॉर्मली. तो इसलिए मुझे क्वेश्चन इमेजेस का डेटा वीडियो का डेटा मॉडल पर कैसे जाएगा वो कह रहे हैं ना. तो इमेज प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट होनी है तो उसमें हम इवेंचुअली करेंगे ही करेंगे. ओके. मॉडल लगाते हैं दैट इज मोर टू इनपुट भी हम इमेज करें और आउटपुट में भी इमेज मिले. All right. Or anything else? Any doubt? Anything? और दूसरा ये चीज हमें बढ़ानी तो जरूरी होता है कि उसकी लर्निंग मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल से कभी एक डेटा सेट में एक्यूरेसी रह सकती है ज्यादा. अब क्या वैसे तो अगर आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का कंपैरिजन करोगे तो डीप लर्निंग हमेशा बेटर ही रिजल्ट देगा ही देगा. ये तो है. इन फ्यू केसेस माइट भी मुझे जरूरत ना पड़े डीप लर्निंग की. अगर डेटा सिंप्लीफाइड है नॉर्मल है तो मशीन लर्निंग से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. तो फिर डीप लर्निंग लगाना क्यों है? डीप लर्निंग में मेनली मुझे तब जाना है जब मेरा डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्यूरेसी नहीं मिल रही है अच्छे से, तो मैं सोचना शुरू करूं कि हाँ डीप लर्निंग की तरफ चलते हैं. जैसे इमेजेस का डेटा है, ऑडियो वीडियो ये सब चीजें हैं हमारे पास. अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा है, रॉ डेटा है आपके पास कोई इस तरह का डेटा, या बहुत ज्यादा डायमेंशनल है यानी कि बहुत ज्यादा रोज और कॉलम्स काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है. तो इस तरह के डेटा. सिंप्लीफाइड डेटा मतलब 8-10 कॉलम्स है और वो भी अच्छे से गिवन है. जैसे मेरे पास एक कोविड का डेटा है
कोविड के डेटा के अंदर बहुत इजीली हम लोग क्लासिफिकेशन करके 95% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए डीप लर्निंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यही मुझे कोई कोविड का चेस्ट एक्सरे का इमेजेस देना शुरू करे, उसका एक एग्जांपल मैं शो करूंगा आज, तो यू विल सी। ओके, और एनी अदर डाउट? देखो कुछ भी डाउट्स हैं वो आप लोग बता सकते हो, आई विल डिस्कस वन बाय वन। It could be related to image processing, text processing, implementation of machine learning, deep learning, anything. दो पैरामीटर्स थे x और y थे, तो मल्टीपल x अगर मल्टीपल, हाँ तो कल लगाया था हमने। नहीं सर, ये वेरिएशंस हमने x और y, फिर हमने उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी लगाया था ना, उसमें मल्टीपल एक्स थे हमारे पास। स्टॉक मार्केट वाला एग्जांपल किया था ना। ऑलराइट, तो आई थिंक वी कैन डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। ओके, पहले मिसिंग वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। मिसिंग वैल्यू कब आती है, कैसे आती है? एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास। ऑलराइट, सो लेट्स टेक वन सिंपल सिनेरियो। एक डेटा है मेरे पास ये, और तो पहले ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मिसिंग वैल्यू किस रीजन से आ सकती है। अब देखो डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। आई हैव सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। ये सचिन तेंदुलकर का डेटा सेट है, फ्रॉम मैच 1 टू दी लास्ट मैच, जितने मैचेस आज तक सचिन ने खेले हैं, ये उसके सभी मैचेस का डेटा है। तो अब क्या होगा कि कुछ मैचेस का डेटा मेरे को किस लिए गिवन नहीं है, जैसे फर्स्ट मैच की उसकी बॉल फेस, जो बीएफ कॉलम है दैट इज बॉल फेस, मेरे को गिवन नहीं है कि उसने कितनी बॉल में रन बनाए, ठीक है। फिर कुछ मैचेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें उसकी बैटिंग नहीं आई थी। तो अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे डीएनबी, उसके बाद हाइफन हाइफन। अब डीएनबी का मतलब क्या है? डिड नॉट बैट, कि उसकी बैटिंग नहीं आई। तो अगर बैटिंग नहीं आई तो बॉल्स और मिनट्स में क्या लिखा होगा? हाइफन हाइफन डाल दिया। तो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल कि आपके पास कोई अवेलेबल डेटा नहीं है। लेट्स से मेरे पास कोई सेल्स का डेटा है अगर, अब सेल्स में मेरे पास सभी कंट्रीज में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट हुए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी कंट्री में नहीं गया, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? नल। तो जितने भी सिनेरियो हमारे पास नल वैल्यूज के होते हैं उनको हैंडल हमें करना है। ओके, तो अभी दिस विल नॉट बी काउंटेड एज नल, ये नल के काउंट में नहीं आएगा। अगर आप इस डेटा पर जाकर चेक करोगे कि हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर, तो मना कर देगा, कहते हैं नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइफन लिखा हुआ है। वो हाइफन को क्या कंसीडर करेगा? एक वैल्यू। ये नल कब कंसीडर होगा? जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा, जब ये कंप्लीटली ब्लैंक होगा, then it will be considered as a null value. Getting my point? लेकिन हाइफन लिखा है ना वहां पे, there is something written, तो काउंट कर लेगा कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है, वैसे तो ये डीप लर्निंग में समझ आता है अच्छे से, बट स्टिल आई विल टेक दिस क्वेश्चन। मैं ऐसा बोलूं कि हाउ डीप लर्निंग एक्सट्रैक्ट फीचर्स। एक्चुअली ये जो लास्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया है ना, इट इज एग्जैक्टली इंटरव्यू क्वेश्चन। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है कि डीप लर्निंग फीचर एक्सट्रैक्शन पे काम करता कैसे है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने फर्स्ट पर कि हम लोगों ने क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज मिसिंग, तो इसको आपको खाली करना पड़ेगा या फिर डेटा से फिल्टर आउट करना पड़ेगा। फिल्टर लगाना हम लोगों को डेटा में आता है, डबल इक्वल्स टू लगा के आप फिल्टर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डेटा को लोड करें हम, ऑलराइट, सो आई हैव अपलोडेड दिस डेटा। एक डेटा अपलोड किया मैंने। तो पहले क्या करते हैं, पेंडास के अंदर चलते हैं एज पीडी, और इसके अंदर जाकर देखकर आते हैं। एक मेथड होगा रीड एक्सेल के नाम से, और इसका नाम है सचिन डॉट एक्सेल एस एक्स। इसको डीएफ वेरिएबल में डाल देंगे। सो वी हैव अ डेटा फ्रेम। अब पहले इसका शेप चेक करते हैं, हाउ मच डेटा डू वी हैव। 347 रोज आर देयर एंड 47 14 कॉलम्स। तो पहला काम क्या होता है, हम पता करते हैं कि हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर। तो पता करने के लिए क्या करते हैं, tf डॉट इज एन ए, और उसका क्या करना होता है हम लोगों ने, सम। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर। लेकिन देखो इसने एक भी नल वैल्यू कंसिडर नहीं की है। इट इज नॉट कंसिडरिंग दैट हाइफन एज अ नल वैल्यू, उसको इसने एज अ नल वैल्यू कंसिडर नहीं किया। ये पहला सिनेरियो है कि नल डेटा तो है लेकिन वो हाइफन वगैरह लगा हुआ है, इसलिए इट इज नॉट कंसिडरिंग इट एज अ नल। तो ये हमें पता करना पड़ेगा, खुद से डेटा के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम पता कब चलेगी कि हाँ मेरे डेटा में, अब लेट्स से मैंने डेटा खोल के दिखा दिया तो देख लिया हमने, आपने डेटा खोल के नहीं देखा तो एक ही तो बता ही नहीं रहा ना नल है, ये तो बोल रहा है ही नहीं नल वैल्यू। लेकिन हमें पता नहीं ना डैश है डेटा में कि नहीं। ये तो डेटा सचिन का था 400 मैच का। अब लेट्स से लाखों रोज है, लाखों ऑब्जर्वेशन है, अब पता नहीं कहाँ छुपा होगा हाइफन। एक्यूरेसी आई मतलब मॉडल ही नहीं चलेगा, क्योंकि हाइफन को क्या लेकर जाएगा वो, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली वहां मुझे पता चलेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या किया जा सकता है कि डेटा पर आप थोड़ा ईडीए करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके प्लॉट करके देख सकते हैं, तब हमें पता चलना शुरू होगा कि हाँ डेटा में कहाँ कुछ गड़बड़ है। ऑलराइट, हाँ नहीं वो बिल्कुल 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 खुद से कंडीशन लिख सकते हैं ना फिर हम। अब उसी के लिए तो हमें कंडीशन लिखनी है, लेकिन देखो सबसे पहले तो ये है ना कि हमें ये पता तो चले कि हाइफन है। अब देखिए डेटा ओपन करके देख लिया हाइफन है, हो सकता है क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है डेटा के अंदर।
तो वो एक्चुअली रन टाइम पर ही पता चलेगा। अभी छोटा डेटा है तो देख लिया, ओपन करके पता चल गया। रन टाइम पर जब डेटा एनालिसिस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा डेटा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें पता है कि हाँ इसके अंदर हाइफन है, तो पहले इसका हेड चेक करते हैं। देखो, अब मुझे साफ साफ नजर आता है कि रन्स और मिनट्स और बॉल फेस्ड कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। जैसे रन्स है, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाकर चेक करता हूं कि डीएफ रन्स डॉट डी टाइप करके देख लेते हैं, तो ये आपको डेटा टाइप बता देगा कि रन्स कॉलम का डेटा टाइप क्या है। अब इंटीजर नहीं है, ये ओ लिखा आता है, इट्स ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग है, इट्स नॉट अ नंबर। पहली चीज यहीं से पता चल जाता है कि ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर क्यों कर रहा है। तो अगर हमें पता करना है ना चीजें सही है कि नहीं, ये पहला तरीका है कि हमने देख लिया कि इसका डेटा टाइप ओ आ रहा है, इसका मतलब इंटीजर नहीं है, तो होना तो इंटीजर चाहिए था। तो हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं जाकर लिख देता हूं रन्स का एज टाइप क्या कर दो, इंट 32 कर देते हैं। तो जब आप ये करने जाओगे तो एरर दे देगा। यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटा के अंदर कहीं पर आया समझ। तब भी ये बता देगा, एरर तो देगा ना हमें। अगर रन्स की जगह आपने चेक किया, जैसे बीएफ नाम का कॉलम है ये, तो इस पर भी एरर नहीं देगा, क्योंकि हाइफन को कैसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। तो इसने को खुद ही बता दिया कि देखो आपके डेटा में हाइफन है तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, या डीएनबी लिखा हुआ है तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम ऐसा लिखते हैं कि pd डॉट वैल्यू काउंट्स, एक मेथड है हमारे पास pd डॉट वैल्यू काउंट df, और रन्स कॉलम में जाते हैं तो एक्चुअली हर एक वैल्यू का काउंट आपको दे देगा कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है। तो सबसे ऑटोमेटिकली डीएनबी आ गया। 17 डीएनबी। ये जो पहला तरीका मैं आपको, वैल्यू काउंट फ्रीक्वेंसी काउंट का काम करता है, हर चीज का काउंट देता है। 0 15 बार बनाया, 8 रन 12 बार बनाया, 1 रन 11 बार बनाया, तो काउंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम लोगों के पास वैल्यू काउंट आ गया, तो हम बोलते हैं कि इसको फिल्टर आउट कर दो। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो रन्स में जाओ, नॉट इक्वल्स टू लगा दिया हमने डीएनबी पर। तो ये क्या करने वाला है, नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, जहां डीएनबी नहीं है वो डेटा मुझे दे दो, और ये मेरा डेटा फ्रेम हो जाएगा अपडेट। अब मैं जाकर दोबारा से इसमें हम चेक करते हैं यही वाली लाइन दोबारा, तो ये खत्म हो गया होगा। दे देता है। अब ये बाहर वाला इसलिए कि जो ट्रू वाली वैल्यूज है सिर्फ वो मुझे दे दो, फॉल्स वाली वैल्यूज हटा दो, उसको डिस्कार्ड कर देगा ये जो फॉल्स। ऑलराइट। अच्छा, तो अब एक कॉलम तो साफ हो गया, तो अब इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम। df runs इज इक्वल्स टू df runs डॉट एज टाइप क्या कर देते हैं इसका, int 30। अब एक और वैल्यू आ गई, इसमें लिखा हुआ है tdnb। नहीं, काउंट काउंट में भी ये नीचे कहीं आया होगा। अगर इसको काम करते हैं, पहले तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ये छुपा हो या कुछ हो। हम चेक कर लेते हैं, टी डी एन बी है इसमें कहीं।
ये बीच में सारा डेटा प्रिंट नहीं हुआ ना, ये डॉट 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 आ गया ना बीच में, तो सारा डेटा प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब चलो ठीक है, यहां से भी पता चल रहा है कि हाँ टीडीएन भी तो नहीं है हमारे में, तो इसके लिए भी क्या कर देंगे, इसको फिल्टर आउट कर देंगे, तो टीडीएन भी लिख देंगे यहाँ जा। ठीक है, और करके भी लिख सकते थे, तो पता रहता है एक ही बार में तो कर सकते थे। ठीक है, अब हो गया क्लीन इस बार, तो हमारा रन वाला जो कॉलम है वो फाइनली इंटीजर में कन्वर्ट हो गया इतना लिखने से। ऑलराइट, तो लेकिन ये वाला जो तरीका था, इसमें ये हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज की जगह बोलो कि नॉर्मल क्लीनिंग ऑफ डेटा है। हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यू क्या होगा, जब डेटा में नल वैल्यू या नैन जैसा कुछ होगा तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। अभी क्या है, जब हम इस एन का सम करते हैं तो जीरो आता है, तो बताता नहीं है कि डेटा खाली है क्या। सेव कर देंगे, तो अभी क्या है, इसी डेटा फ्रेम को सेव करके आ जाओ किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप इसको CSV एक्सेल किसी में भी सेव कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, तो क्लीन वाला डेटा फ्रेम सेव हो जाएगा आपके पास। ऑलराइट, अच्छा तो अभी हम क्या कर रहे थे कि हाँ ठीक है, अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया, अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं जिसमें कि हमें नल वैल्यूज का काउंट चाहिए कि दिखना चाहिए वो। तो ऐसा करने के लिए तो स्लाइसिंग वगैरह करके कर सकते हैं आई लॉक से या किसी से। ठीक है, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। तो देखो हम लोग इसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर डेटा हम एक बना लेते हैं छोटा सा, लेट्स से आपके पास नेम्स है यहाँ कुछ, और फिर इन सब की लेट्स से कोई एज है, एक कम है इसमें अभी, फिर कोई सैलरी है, देखो पहली चीज तो हम अगर डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे तो बनाने नहीं देगा, तो हम एक डमी डेटा सेट बना रहे हैं और इस डेटा के अंदर 6 नाम है लेकिन 5 एज और 5 सैलरी है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही कि एरर दे देगा कि अलाउड ही नहीं करेगा कि ऑल एरर मस्ट बी ऑफ दी सेम लेंथ। तो मैं यहां जाकर कहीं पर डाल देता हूं np.nan और इधर डाल देते हैं np.nan। तो numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर जाकर हमें, तो यहां लिख देते हैं इंपोर्ट numpy एस एन। नहीं नेम्स 6 है, सैलरी और एज 5-5 लिखे थे मैंने बस। ठीक है, तो अब नल वैल्यू डालने के लिए कुछ तो डालना पड़, मतलब मेरे पास किसी की एज नहीं है, अगर अब रियल टाइम अगर एक्सेल होती तो खाली होता। देखो इसको ना आप ऐसे रिलेट करें, हाँ ये मेरा नल वैल्यू डालने का सिंटेक्स, लेकिन नहीं वो को एरर दे देता ना, सिंटेक्स सिंटेक्स नहीं चलेगा ना। देखो यहाँ पे तो मैनुअली ऐसे करना पड़ा, अब इसको ऐसे लेते हैं एग्जांपल को कि रियल टाइम में कैसे आता है फिर नल, है ना। नहीं नहीं अभी मैंने चलाया नहीं, मैं चला देता हूँ। ठीक है, तो नैन डाल दिया, तो अब अगर आप डेटा फ्रेम देखोगे तो उसमें आ जाएगा नैन, आगे इस बार। और नैन का मतलब क्या, सिंपल नॉट अ नंबर। देखो रियल टाइम में आप जानते हो भी कैसे जनरेट होता होगा ये नल वाला डेटा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग डेटा टाइप है नैन, लेकिन अब ये तो देखो मैंने np.nan लिखा था वो अलग तरीके से आया है,
तो क्योंकि प्री डिफाइन है इसका मतलब नया है। एज कॉलम कहा, बिल्कुल देखो डीएफ एज में आ जाओ आप, और इसका डी टाइप चलाकर देख लो, फ्लोट में जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है ना, देखो तो हाँ वो स्ट्रिंग नहीं है, वो डॉट जीरो देखो अपने आप लगाया ना इसने, हमने तो लगाया नहीं था, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम रियल टाइम देखें तो रियल टाइम में नल वैल्यू क्यों आ जाती है। जैसे अभी वो सचिन वाला डेटा देखा कि एक्सेल में किसी ने डेटा डाला, किसी मैच में बैटिंग नहीं की तो खाली छोड़ दिया। या फिर आप थोड़ा रियल एप्लीकेशंस के बारे में ऐसा सोच सकते हो, सपोज आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। जैसे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, उनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेट्स से आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो बहुत सारी चीजें फिल कराते हैं। अब उसमें कुछ चीजें ऑप्शनल होती है, कुछ चीजें मैंडेटरी होती है। तो आपसे नेम पूछा, ईमेल आईडी पूछी गई है, पासवर्ड पूछा, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर जेंडर आ गया, तो ऐसे कर करके देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स एंड फाइनली देयर इज अ रजिस्टर बटन कि भाई आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहां पर आपने नेम एंटर किया, यहाँ पर आपने ईमेल आईडी एंटर कर दी, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ पर आपकी एज आ गई, यहाँ पर आपका जेंडर आ गया, फिर फोन नंबर, आधार, ऐसे करके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और यहाँ लिखा हुआ है सबमिट। अब होगा क्या कि जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए, बैकएंड में कोई डेटाबेस होगा, और अगर जैसे मैं एसक्यूएल वगैरह यूज करते हैं टेबल के लिए, तो वहां टेबल में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा एक्चुअली। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं कि बैकएंड में आपके पास क्या होगी, एक टेबल। टेबल में एक कॉलम होगा नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड जेंडर, ठीक। तो एक कॉलम है आपके पास नेम का, फिर एक कॉलम हो गया ईमेल का, देन डेट ऑफ बर्थ, देन एज एंड देन जेंडर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ फील्ड्स मैंडेट होते हैं, कुछ फील्ड ऑप्शनल होते हैं। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम मैंडेट, और जो मैंडेटरी होता है उसके आगे स्टार लगा होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और जेंडर और एज ऑप्शनल फील्ड है। अब हर किसी को तो ये बात नहीं पता, जो आईटी में होगा शायद वो जानता होगा कि स्टार लगाना मतलब मैंडेट है, जो आईटी में नहीं होगा शायद वो नहीं जानता होगा कि ये मैंडेट है, पॉसिबिलिटी है। तो किसी ने अपना नाम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर सब लिख दिया, किसी ने अपना इतना डेटा लिखा, तो बाकी जगहों पे क्या जाएगा। अब क्योंकि अगर ये माई एसक्यूएल है तो ये क्या रिसीव करेगा, नल। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब किसी ने ये तक लिख दिया लेकिन ये छोड़ दिया, फिर किसी ने ये लिख दिया, तो इस वजह से हमारे डेटा में क्या आना शुरू हो गया, नल वैल्यूज आनी शुरू हो गई। अब इसको अगर आप कहीं पर भी एक्सपोर्ट करोगे डेटा को, तो हमेशा यहाँ क्या आएगा, नल। और आप पाइथन में यूज करोगे तो नैन आ जाएगा, आप जावा स्क्रिप्ट या जावा में जाओगे वहां पे नल वैल्यू आ जाएगी। तो हर प्रोग्रामिंग से रिलेट करेंगे इस डेटा को अगर, तो नल मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो अब हमारा काम क्या होगा, इसको क्लीन करना। अब क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन समझते हैं अब, कि अगर डेटा में नल है, यहां पर हमारे पास एक डेटा है इंप्लॉइज का, अब उसमें किसी की एज नहीं है या किसी की सैलरी नहीं है, तो क्या करें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहले पॉसिबिलिटी समझते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। देखो पहला ऑप्शन ये है कि ड्रॉप कर दे। पहला ऑप्शन क्या है, ड्रॉप कर दे नल वैल्यूज को। तो मैं ऐसा बोलूं, ड्रॉप रोज दैट कंटेन्स नल वैल्यू, पहला ऑप्शन। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, पूरी रो ड्रॉप हो जाएगी, डेटा लॉस होगा हमारा। तो कुछ सिनेरियो में कर भी सकते हैं, जहां हमारे पास
लेट्स से एम्प्लॉइज का नहीं, बट सपोज सेल्स का डेटा है और लाखों का डेटा पड़ा है, तो अगर 15-20 रो ड्रॉप करनी पड़ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कर सकते हैं। हाँ, वो अभी ऑप्शन में आएगा ना हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कॉलम दैट कंटेन नल वैल्यू। सोचो वो कॉलम, इसका एक क्राइटेरिया रख सकते हैं, ड्रॉप कॉलम दैट कंटेन्स नल वैल्यू। अब इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन क्या है कि एक कॉलम में 50 नल वैल्यू है और एक कॉलम में 2 नल वैल्यू है, तो क्या मुझे ड्रॉप वाला क्राइटेरिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो मुझे लगाना चाहिए थ्रेशोल्ड, कि हम एक थ्रेशोल्ड ले लेते हैं कि 20% से ज्यादा अगर नल है तो ड्रॉप कर दो, 20% से अगर कम है तो हैंडल कर लो। हैंडल करने के लिए टेक्निक आएगी, कोई मीन मीडियन कुछ भी डाल सकते हैं। ड्रॉप कॉलम दैट कंटेन्स नल वैल्यू मोर देन थ्रेशोल्ड, like drop columns having more than 20% null values। समझ आ रहा है आप लोगों को ये? तो अब उस पर आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है कि हैंडल मिसिंग वैल्यू यूजिंग एनी वन स्ट्रेटेजी। कोई एक स्ट्रेटेजी यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, यूज मीन। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, यूज जीरो, जीरो फिल कर दो। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यूज मीडियन, या फिर मोड भी यूज किया जाता है बहुत बार। तो हमारे पास ना ये कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं कि अगर आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, हाँ वो मीन लिख दिया ना मैंने, हाँ मैनुअली, लेकिन मैनुअली तब कर सकते हैं अगर पता है कि हाँ फिक्स वैल्यू डालना सही है, ठीक है। तो जनरली अगर करते हैं तो या तो मीन डाल देते हैं, क्योंकि इस केस में जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि किसी की एज जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसलिए जीरो नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग मीन यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। हाँ मतलब एज नहीं हो सकती जीरो, है ना, तो इसलिए वही वो बोल रहा हूँ ना, किसी जगह पे हो सकती है किसी पर नहीं हो सकती। तो अगर मुझे पता है कि हाँ फ्रेशर है, कोई क्राइटेरिया है, तो सैलरी जीरो कर सकते हैं, तो मतलब हाँ जीरो फिल करते हैं। ओके, यहां तक समझ आया? अब इसके बाद इमेजेस के केसेस अलग है, ठीक है, टेक्स्ट के केसेस अलग होंगे हमारे। तो अब क्या करना है, फाइनली हमने फिल करना है। ड्रॉप करना तो आसान काम है, आप जाकर इतना लिखोगे, df डॉट ड्रॉप n, ठीक है। ड्रॉप करना आसान काम है। ड्रॉप na नाम का मेथड है हमारे पास, कि अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है जिसमें नल वैल्यू है, तो ड्रॉप na यूज किया जाता है। अब ड्रॉप na यूज करने के लिए आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। इसमें आप कॉलम के नेम पास करते हो कि मुझे कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं लिखा, तो ये जाकर डायरेक्टली उस कॉलम को ड्रॉप करके आ जाएगा, या उस रो को ड्रॉप कर देंगे अगर एक्सेस की वैल्यू चेंज कर देंगे। ओके, तो सपोज मैंने जाकर लिखा, कॉलम का नाम क्या है हमारा, एज है। पहले इसको एज इट इज चलाते हैं, नो एक्सेस, अच्छा अच्छा, नो एक्सेस एज, तो ऐसा करते हैं इसको, एज का ए छोटा है बड़ा है, छोटा है, हाँ जी मैम, हाँ किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एक सेकंड, एक्सेस,
क्या सिंटेक्स था इसके ऊपर, सिंटेक्स चेक करना पड़ेगा। सबसेट पास करना था इसमें ना। सबसेट में जाकर लिख देते हैं, कॉलम का नाम क्या है हमारा, लेट्स से एज। तो इसने क्या किया, एज वाली वो जो नल वैल्यू वाली रो थी वो ड्रॉप कर दी है। एज कॉलम के अंदर जहां नल वैल्यूज है वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप एन मेथड से। ठीक, सबसेट में आप अपने कॉलम पास कर दो ना वन बाय वन। जैसे एज के बाद मैंने सैलरी भी पास कर दिया, तो ऐसे जितने भी कॉलम्स में से आप ड्रॉप करना चाहते हो वो वाली रोज ड्रॉप हो जाएंगी। ओके, नहीं नहीं वो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है। एक लिस्ट में आप कॉमा कॉमा करके अपने कॉलम पास कर दो, वो सारे कॉलम में काम कर जाएगा। मैं तो इम्प्लीमेंट करके बताया, किसी को ड्रॉप करना है तो ऐसे ड्रॉप कर सकता है। अभी डेटा में कोई चेंजेस नहीं आए, डेटा जैसा है वैसा ही है। हाँ जी मैम। देखो अगर हम खाली ड्रॉप एन चला देते हैं तो पूरे डेटा पर जाता है वो, क्योंकि उसमें ना स्टार नाम का आर्ग्यूमेंट है। तो पूरे डेटा में जहां कहीं भी नल वैल्यू वाली रोज है वो सारी रो डिलीट हो जाएंगी। कॉलम तो अभी तक डिलीट किया ही नहीं हमने। हाँ, इसमें आप मर्जी से पास कर सकते हो ना कॉलम, कि मैं लेट्स से मुझे सबसेट में पास कर दिया मैंने कि इस कॉलम में जाना। ये आपके ऊपर है कि भाई मेरे को यहाँ पे लेट्स से मैं सैलरी नहीं लिखता। हाँ जी, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको पर्टिकुलर कॉलम पास करने हैं कि नहीं। ठीक, नहीं 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 नहीं, बस नल वैल्यू जहाँ एन ए लिखा है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, कि जैसे अगर हाइफन है तो हाइफन वाली वैल्यू ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि हाइफन कोई नल कंसीडर ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, ये किसी को नहीं मानेगा, इसको चाहिए NaN लिखा होना चाहिए, ये फिक्स है। हाँ जी, आर प्रोग्रामिंग में होता है Na, नॉट अवेलेबल। जावा वगैरह में होता है नल, NuLL। तो अब उनको वैसा ही ऑब्जेक्ट का टाइप चाहिए जैसा है, वो NaN नहीं समझते। ये बड़ी प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग जो आती है। जावास्क्रिप्ट में नल भी चल जाता है, नैन भी चल जाता है, जावा में खाली नल चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई आपने रोज को जाकर ड्रॉप किया। काम करते हैं इसमें हम, देखो बाकी ना यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस 0 या 1 पर जाना है मुझे। 0 अगर है तो ड्रॉप रो विच कंटेन मिसिंग वैल्यू, अगर इसको मैं 1 कर दूं तो ये वो वाला कॉलम ड्रॉप कर देगा विच कंटेन्स मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार आप ऐसा लिखो, df डॉट ड्रॉप एन ने एक्सेस की वैल्यू क्या कर देते हैं 1। ये देखो, तो इसने किसको ड्रॉप कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को। ये बस एक्सेस 1 कर दिया तो वो वाले कॉलम ड्रॉप हो गए जहां नल वैल्यू है। जिन कॉलम्स में नल है वो कॉलम ही डिलीट हो गया। इस वाले ने तो रो डिलीट की थी, इसने कॉलम डिलीट कर दिया। एक्सेस की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, 0 रो के लिए 1 कॉलम के लिए।
स्पेसिफिक कॉलम के लिए तो फिर ये सबसेट वाला तरीका था ना हमारा। सबसेट में लिख देते हैं कि मुझे खाली एज रिलीड करना है। क्या क्या क्या? अच्छा एज तो नहीं, एज है, सेव नहीं किया ना हमने, एज तो होगा। सबसेट इज इक्वल्स टू, अरे है एज, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं यहीं से। कुछ नहीं, बस उस पे माउस लेके जाओ, अपने आप पॉपअप खुल जाता है गूगल को लैब में ना। तो फिर एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या था। इसका ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को ना इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, नंबर पास करना पड़ेगा कॉलम का। वहां पर हम एज अ कॉलम नेम पास नहीं कर पाएंगे, तो इंडेक्स पास कर देंगे सबसेट में, तो वो पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप हो जाए। हाँ एज ड्रॉप हो गया ना, सेकंड कॉलम था ना एज हमारा, तो सबसेट में हमने 2 लिखा तो सेकंड कॉलम ड्रॉप हो गया हमारा। तो वो बेसिकली सबसेट वाला ऑप्शन ऊपर इसलिए था कि सिर्फ इन वाली रोज में नल चेक करना। अब जैसे सबसेट में एज लिख दिया और एक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 है, तो ये सिर्फ एज में चेक करेगा, सैलरी में चेक नहीं करेगा। सॉरी,
रोज, हाँ हाँ हाँ। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन पे ही सारे आंसर मिलते हैं सबसे सही, वहां नहीं मिलता। जैसे पेंडास की तो खुद की वेबसाइट है, पेंडास पाई डेटा करके कोई इसकी वेबसाइट है ये। नहीं तो 10 मिनट्स टू पेंडा आप सर्च कर लेना, आपको पूरे पेंडास की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ना मिसिंग डेटा मिल जाएगा आपको, कि मिसिंग डेटा जैसे 10 मिनट्स लिख देना आप उसके आगे, 10 मिनट्स, तो रेफरेंस उसका मिल जाएगा। बाकी अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो मेथड होगा फिल एनी। ओके, तो फिल एनी के अंदर जाते हैं और बस अब आपको वैल्यू सेट करनी है कि फिल क्या करना है, किस चीज के थ्रू फिल करना चाहते हो आप। तो ऑप्शंस देख लो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब आपने बस ये लिख देना है जीरो या मीन या कुछ भी। तो आप ऐसा कर दो इसमें, इसने मीन का कोई एग्जांपल नहीं डाला हुआ शायद इसमें। ठीक है, सेव नहीं हो रहा वो कहीं भी, सेव नहीं हो रहा कहीं भी, उसी जो पहले बनाया ना उसी पे किए जा रहे हैं हम सारे काम। तो ये हो गया, फिल एन में आपने जीरो डाल दिया तो आपके डेटा में जीरो फिल हो गया। हाँ, नहीं तो एक आर्ग्यूमेंट होता है इन प्लेस, हर एक के अंदर आपको एक इन प्लेस नाम का आर्ग्यूमेंट मिलेगा। है क्या, ड्रॉप एन में तो होगा। देखो लास्ट में ना इन प्लेस एक आर्ग्यूमेंट है, ये इसकी वैल्यू फॉल्स है। अगर आप इसे ट्रू कर दोगे तो ये एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कुछ फिल करना है तो फिल एन मेथड है आपके पास, जीरो डाल दिया तो वो जीरो फिल करके आ गया। परमानेंट सेव के लिए एक आर्ग्यूमेंट पास कर दो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, बस ये परमानेंटली डेटा फ्रेम में सेव कर देगा जाकर। फिर आपको वेरिएबल में ऐसे डालना पड़ेगा ना। अब क्या है, इसको चलाते ही एग्जीक्यूट हो जाता है, बस प्रिंट हो जाता है, सेव नहीं होता किसी वेरिएबल में। जहां जहां नल है वहां जीरो डाल दिया बस। ठीक है, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद। अब समझ आ गया मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल सिलेक्शन टेक्निक। हाँ जी, वैसे तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि फिल एन के अंदर कॉलम का आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, जो भी मीन वैल्यू से निकाल के रख लो। ठीक है, नहीं तो रन टाइम पे भी निकाल सकते हैं कि अगर मुझे किसी कॉलम में जाना है स्पेसिफिक, लेट्स से एज में जाना है, तो एज पर जाकर मैं फिल एन चला देता हूं और उसमें एज का ही क्या निकाल के रख लेते हैं, मीन। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एज के लिए काम करना है, तो एज का मीन उसमें जाके फिल हो गया।
वो हमने शुरू में एक स्टेटमेंट लिखी थी, देखो ये इज एन डॉट सम, तो इसने हर कॉलम में बता दिया कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है। तो सब में 0 है, किसी में कोई नल वैल्यू नहीं है, जिसमें होगी वो बता देगा काउंट आपको। ठीक है, मीन की जगह आप मीडियन कॉल कर दोगे तो मीडियन फिल कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन पे मतलब ऐसे तो किसी भी वेबसाइट में मिल जाता है, बाकी मेन तो आप डॉक्यूमेंटेशन में ही देख पाओगे। लेकिन कुछ कुछ ना स्पेसिफिक क्वेश्चन, अब जैसे इन्होंने बोला मीन करके दिखा दो, डॉक्यूमेंटेशन में मीन वाला नहीं था, वो खुद ढूंढना पड़ता है फिर हमें। अब मुझे उस वर्ड का नाम पता है, उसको इम्प्यूटर टेक्निक बोलते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा इम्प्यूटर पेंडास करके। तो इसमें ये मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करना सिखाते हैं। तो ये पेंडास की जगह एसके लर्न का एक पैकेज मिलता है, उसमें मिलता है हमें कि अगर डेटा में आपको नल वैल्यूज को फिल करना है तो उसके लिए फिर ये यूज करते हैं। सिंटेक्स वही है जो मैं लगा रहा हूँ, बट इसको अलग अलग ना करके कंप्यूटर क्या करते हैं, एक ही बार में पूरे डेटा पे काम कर जाता है। तो पैकेज है बस एक अपना। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है मॉडल सिलेक्शन टेक्निक। देखो मॉडल सिलेक्शन टेक्निक क्या है कि अगर हम बात करें कि आपने कोई डेटा लिया, अब उस डेटा पे बहुत सारे मॉडल लगा लगा कर देखने हैं, और पीएचडी जितने भी लोग यहाँ कर रहे हैं या करेंगे, तो उन सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कंपैरिजन भी दिखाना पड़ता है। अब क्या होता है, जितने भी कंपैरिजन, दो तरह के कंपैरिजन दिखाने पड़ते हैं। एक होता है कि आपका जो गाइड होगा वो आपको बोलेगा कि आपने जो अपना डीप लर्निंग का मॉडल बनाया, आप इसे कह रहे हो कि इस पे बेस्ट एक्यूरेसी है, तो बाकी मॉडल से कंपेयर करके दिखाओ। ठीक है जी, ये होगा ही होगा आपके साथ, जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं सबके साथ होगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि इसी मॉडल को बाकी डेटा सेट्स पे भी कंपेयर करके दिखाओ कि बाकी डेटा सेट पे भी आपका मॉडल अच्छा चलता है कि नहीं। लेकिन हम जो यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, मॉडल्स का, कि ये मॉडल मेरा कितना अच्छा है, बाकी से कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करें, क्या हमें इतने मॉडल बनाने पड़ेंगे? सोचो। हमें, हाँ, हमें सेम डेटा को अलग अलग मॉडल्स पे लगाकर देखना है। मशीन लर्निंग में वैसे ज्यादा है, डीप लर्निंग में तो लगाना ही पड़ेगा मैन्युअली। डीप लर्निंग में कोई आसान तरीका नहीं है, मशीन लर्निंग में फिर भी है। उसमें हमारे पास एक ग्रिड सर्च होता है। तो इसके लिए आप पढ़ सकते हो ग्रिड सर्च इन मशीन लर्निंग। आप बता दो कि क्या 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 चलाना है, वो एक एक करके सब चला देगा, और फिर एट द एंड एक डेटा फ्रेम देगा जिसमें कंपैरिजन होगा सबका। जैसे ये मैंने अभी लेटेस्ट किया हुआ है एक प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्हें 5 से 6 मॉडल के साथ डेटा पे कंपैरिजन करके दिखाना था कि किस मॉडल पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, समझ नहीं आया लास्ट में। हाँ जी, वो भी जनरेट मतलब सारे मॉडल्स का एक ग्राफ, वो भी हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, एक बार दोबारा बताइए मैम, क्या कह रहे थे आप, मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैम, मॉडल
सिलेक्शन का ना क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि मुझे पता कर, मेरा एफर्ट बचाना है मुझे, कि मुझे पता करना है कि बेस्ट मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या डिसीजन ट्री है या एसवीएम है, इनमें से कौन सा मॉडल मेरे डेटा पर सबसे अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। अब ऐसा करने के लिए मुझे सारे मॉडल लगा लगा कर देखने पड़ेंगे, तो उसी का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। कितने भी लगाओ वो तो वो तो सर मतलब मुझे भी नहीं पता कितने लग सकते हैं, मॉडल तो बहुत सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और लेटेस्ट होते हैं उनके साथ कंपैरिजन उठाते हैं कि भाई देखो जैसे आपने मशीन लर्निंग लगाई तो आपसे बोलेंगे कि एसवीएम और डिसीजन ट्री से कंपेयर करके दिखाओ, लेकिन होते तो और भी क्लासिफिकेशन के मॉडल्स है, बट वो पता है ना कि बहुत सारे हैं, तो हम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और जो बेस्ट मॉडल्स है उनसे कंपैरिजन मांग लेते हैं, इनसे कंपेयर करके दिखा दो फिर आप। हाँ जी, एक्यूरेसी को सर ये डिपेंड करता है, मैंने मतलब इसमें जो देखा है जैसे मेरे पास ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इम्बैलेंस डेटा की ही है, तो इसमें उनका स्पेसिफिसिटी वगैरह बहुत ज्यादा उनको चाहिए था जो रिजल्ट्स है, तो इसीलिए इसमें मैटर करता है एक्यूरेसी के अलावा बाकी पैरामीटर्स। एक्यूरेसी तो चलो ठीक है चाहिए ही होती है, लेकिन एफ स्कोर हो गया, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, ये सब मांगते ही मांगते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं अभी कैसे चीजें चली। तो इसमें हम आते हैं और अब ये ना डेटा आप देखोगे कि इतना इम्बैलेंस है, ठीक है, कि एक कैटेगरी का मेरे पास 200-250 का काउंट है और एक कैटेगरी मेरे पास 500 से ज्यादा है, तो हमारे पास इम्बैलेंस डेटा है, तो उसको हैंडल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन डेटा बहुत कम होता है ना, कितना ही आप हैंडलिंग कर लो एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी, कि ऐसा नहीं कि बहुत बेस्ट एक्यूरेसी मिल जाए, ठीक ठाक चल जाता है आपका, लेकिन तो बेसिकली इसमें ये हो गया हमारा डेटा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के अलग अलग अप्रोचेस है कि एक कैटेगरी का डेटा रेप्लिकेट कर दो या दूसरी कैटेगरी का डेटा घटा दो। सर इस बहुत करते हैं सब यही करते हैं, लिख देते हैं, फिर मैं पूछ रहा होता हूँ उनसे कि ये किस बेसिस पे लिखा हुआ है, कहते सर लिख दिया बस तो मतलब बहुत सारी चीजें एजम्पशन के बेसिस पे लिख देते हैं कि ये चीज ऐसे काम करेगी वैसे करेगी, बट रियलिटी में उन्होंने चेक किया कि नहीं ये नहीं पता ना। हाँ जी, पड़ेगा, रेप्लिकेट हो गया डेटा मतलब थोड़ा ना। सर मैं सर अगर ये चेक हो जाए तो फिर तो बहुत सारे लोगों की पीएचडी रुक जाएगी देखो मुझे इसलिए पता है कि हम लोग खुद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बहुत सारे पीएचडी प्रोजेक्ट्स पे, तो बहुत सारी चीजें वो लोग मतलब क्लेम करते हैं, अपने में दिखाते हैं कि हाँ ये चीज हमने ऐसे की, तो दिखाना ही होता है, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा दिखाना होता है। अब वो सामने वाला जो है ना उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि वो पता कर सके, तो उस पर कंपेरिजन डलवाते हैं अलग अलग, इसीलिए कि भाई इस पे चला के दिखाओ, उस पे चला के दिखाओ, रियल टाइम टेस्टिंग करके दिखाओ, तो उसकी प्रूवेंस मांगते हैं। फिर इसके अलावा थोड़ी टेस्टिंग करा लेते हैं, रिलायबिलिटी टेस्टिंग होती है, टेस्ट परफॉर्म करा के देख लेते हैं कुछ कुछ, यही पैरामीटर्स हैं जो अभी तक मैंने देखे बिल्कुल सर, ये मुश्किल होता ही है, तभी वो करते भी ऐसी चीजें ना, फिर स्कॉलर्स जो होते हैं पीएचडी डालते हैं वो कर देते हैं कि बताइए ये वाली चीज तो कोई प्रूवेंस मांग नहीं रहा है।
देखो जैसे ना हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एट द एंड हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा के ऊपर मुझे एक टेबल बनाकर देनी है, ठीक है, रेडियल बेस्ड फंक्शन। तो हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम हमें लगाकर दिखाने हैं कि ये मेरा एंड आउटकम है, कि मुझे ये मुझसे मांगा गया है, मॉडल कंपैरिजन है ये, ठीक है, डेटा सेट सेम है, सेम डेटा पर ये सारे मॉडल लगाए गए हैं, ठीक। कि अगर आपके पास एक ही डेटा है, अब लेट्स से इन्होंने क्लेम किया कि एसवीएम बेस्ट है, तो इन्हें कंपैरिजन करके दिखाना है बाकी सबके साथ में भी। अब क्योंकि बहुत इम्बैलेंस डेटा है तो रिकॉल और स्पेसिफिसिटी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा खराब है, रिकॉल 1 है, स्पेसिफिसिटी 0 है, तो प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। क्या 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 60-80 है ऑलमोस्ट सबकी, हाँ ऑब्वियस, ठीक है। देखो मेन कंसर्न हमारा वो वैल्यूज को देखना नहीं है, मेन कंसर्न है हमारा कि ये करा टेबल कैसे आएगी निकल के एट द एंड, ठीक है। टेबल हम लोगों ने जो बनाई है, इसके लिए हम करते क्या है, मैंने बताया ना, एक पाइपलाइन बनाते हैं। देखो पाइपलाइन में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले क्लासिफायर्स की लिस्ट बना दी कि ये चलाना, ठीक है, केएनएन चला देना, एसवीसी एसवीसी, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, गॉसियन नेव बेस, ये सारे मॉडल मुझे चलाकर देखने हैं। तो मैंने लूप लगाकर एक एक मॉडल निकाला, पाइपलाइन में डाला, और मेरे पास मेक पाइपलाइन एक प्री डिफाइंड पैकेज है, उसके अंदर पास करके हम अपने क्लासिफायर के पास जाते हैं। एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है रन क्लासिफायर के नाम से। इसके अंदर चल के ये क्या करता है, ग्रुप के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, हमारे पास एक डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने की टेक्निक है। एक तो क्या आप डेटा को सिंपल ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं, कि आपने बोला 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्टिंग में चला जाए। दूसरा ये क्या करता है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास चलता है, जिसमें कि आप बताते हो कि मेरे को 5 फोल्ड में डेटा को डिवाइड कर दो, यानी कि 5 ग्रुप में डेटा डिवाइड कर दो। इसका पहले स्टेटमेंट समझते हैं ऐसे। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डेटा में 1000 ऑब्जर्वेशन है, आपने इस पे ट्रेन टेस्ट लगाया, और 750 ऑब्जर्वेशन गई ट्रेनिंग में और 250 ऑब्जर्वेशन गई टेस्टिंग में। इसमें आपका एक नुकसान ये हुआ कि ये वाला डेटा कभी ट्रेन ही नहीं हुआ। मैं डेटा तो 1000 लाया था ना, लेकिन ट्रेन कितना किया आपने, 750। और ये करना भी जरूरी है ट्रेन टेस्ट, क्योंकि सारे डेटा पे ट्रेनिंग कर दोगे तो टेस्टिंग किस पे करोगे। तो इसलिए स्प्लिट किया, स्प्लिट करके नुकसान ये हो रहा है कि ये वाला डेटा, इसीलिए हमारे पास जो अप्रोच है वो ये है कि अगर आपका डेटा है 1000 ऑब्जर्वेशन का, तो इसके 5 पार्ट, 5 में डिवाइड करेंगे तो 200 200 आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा समझो ना, 1000 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 750 तो ट्रेन हुआ, तो 250 का तो लॉस है ना मेरा, अभी भी वो भी तो ट्रेन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे वो देखो, मैंने बताया ना, वो अप्रोच हमें लगानी है कि 1000 में से 750 ट्रेनिंग में जाए, 250 टेस्टिंग में जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से आप सोचो कि मैं लाया तो 1000 ऑब्जर्वेशन था ना ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मैं यूज तो 750 ही कर रहा हूँ ट्रेनिंग में। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो 250 भी ट्रेनिंग में आ जाए? बट अगर वो 250 ट्रेनिंग में आ गए तो टेस्टिंग में क्या जाएगा? उसका सॉल्यूशन ये है, इसने बोला कि 5 फोल्ड बनाओ, ठीक है, इसका नाम रख दिया F1, F2, F3, F4, F5। अभी कहता है एक बारी में 4 को ट्रेनिंग में डालो, 1 को टेस्टिंग में डालो, तो 5 बार चलेगा मॉडल। अब 5 एक्यूरेसी आएंगी। पहली बार में आपका जो ट्रेनिंग होगी वो होगी F1, F2, F3 और F4 पर, और F5 चला जाएगा आपका टेस्टिंग में। दूसरी बार फिर से मॉडल ट्रेन होगा, और इस बार F2, F3, F4, F5 पर ट्रेनिंग होगी, और F1 चला जाएगा टेस्टिंग में। ये अलग मॉडल्स बन रहे हैं। फिर ऐसे करके कितनी बार ट्रेनिंग होगी? 5 बार। तो 5 एक्यूरेसी आएंगी। तो या तो एवरेज एक्यूरेसी निकाल लो या मैक्सिमम वाली निकाल के ले आओ। ऑलराइट। फिर टेस्टिंग के लिए तो मतलब उसमें ओवर फिटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो।
रेशो मतलब इतना हमारा रहे कि हाँ एटलीस्ट कि अगर ट्रेनिंग ज्यादा पर हो गई, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल ही बहुत कम डेटा है। बस अब प्रॉब्लम उसके साथ एक यही है कि उसमें ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवरफिटिंग के चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे कि जितना डेटा था सारा ट्रेनिंग में डाल दिया, 2% टेस्टिंग के लिए, तो अनसीन डेटा बहुत कम रह गया ना। तो अनसीन डेटा भी तो मेरे को उतना, हाँ बिल्कुल चेक तो अनसीन पे ही करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1000 में से 980 ऑब्जर्वेशन आपने ट्रेनिंग में डाल दी, 20 ऑब्जर्वेशन आपने टेस्टिंग में डाल दी, तो मेरे लिए समझना कि डेटा जो मशीन लर्निंग ने देखा है सिर्फ वो उसी पर ज्यादा काम करेगा। और मशीन का ट्रेन करने का पैटर्न क्या है कि जब उसको अनसीन डेटा मिलेगा उससे मुझे पता चलेगा ना कि कितना फ्लक्चुएट कर रहा है एक्चुअली। असली तो एक्यूरेसी मुझे टेस्टिंग पे पता चलती है, तभी तो वैलिडेशन और टेस्टिंग की एक्यूरेसी मानते हैं। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कोई मानता ही नहीं है। ट्रेनिंग की तो बहुत अच्छी आ जाएगी आपकी, ये है। सर देखो, वैसे तो जो स्टैंडर्ड हम रखते हैं के फोल्ड में के की वैल्यू या तो 5 रख लेते हैं या 7 रख लेते हैं या 10 जनरली, क्योंकि बहुत ज्यादा फोल्ड भी नहीं बनाऊंगा मैं। क्योंकि बना तो कितने भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितने बना सकते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर लिमिटेशन तो नहीं है। आप बनाओ कितने भी फोल्ड। स्टैंडर्ड हम लोग रखते हैं कि हाँ 5 या 10 या 7 ऐसे फोल्ड्स बना लेते हैं, इतने में काम हो जाता है। अब अगर फोल्ड ज्यादा करोगे तो क्या होगा, जैसे अब प्रॉब्लम आएगी, मान लो 1000 के आपने 10 फोल्ड बना दिए। अगर मैं 10 फोल्ड बनाऊंगा तो उसमें से 9 आपने ट्रेनिंग में डाले, यानी कि 900 ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग में गई और 100 ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग में गई। तो मेरा आधा डेटा जा रहा है अब टेस्टिंग में, जहां की पहले 200 ऑब्जर्वेशन पर टेस्टिंग हो रही थी, अब सिर्फ 100 पर टेस्टिंग हो रही है। तो वो ओवर फिटिंग के उतने चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 80-20 से बहुत ज्यादा तो बहुत कम रखते हैं, बहुत ही कम। 80-20 रख लिया, 75 रख लिया, या 70-30 भी रखा हुआ है। तो 80 के ऊपर तो मतलब नहीं जाना चाहिए, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा। बाकी कोई जाएगा तो रीजन जरूर देगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। हाँ जी। मतलब कि इतने पर भी 80-20 करके भी ओवर फिटिंग आ रही है लेट्स से, है ना। अभी कह रहे हो, चलो 75 पे भी ले लेते हैं, मान लो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये लगाएंगे तो ओवर फिटिंग खत्म हो गई। हो सकता है 75-25 आपने रेशियो लिया हुआ है फिर भी ओवर फिटिंग आ रही है, जैसा कि मेरे पास ये वाले डेटा के अंदर ओवर फिटिंग आती आती थी हमेशा, क्योंकि इनबैलेंस डेटा था। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आ रही है 95, टेस्टिंग की आ रही है 70। टेस्टिंग तो खराब है, टेस्टिंग की एक्यूरेसी आ नहीं रही है। नहीं नहीं, टोटल 100 नहीं चाहिए, जितनी ट्रेनिंग की है उसके अराउंड ही टेस्टिंग की होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग अगर 95 है तो टेस्टिंग भी 90s में होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग 95 है, टेस्टिंग 75 है, 70 है, 60 है, तो खराब है मॉडल, मतलब आपकी टेस्टिंग की एक्यूरेसी खराब है, ट्रेनिंग की अच्छी है। अंडर फिट है कि दोनों ही एक्यूरेसी खराब है, ट्रेनिंग भी खराब है, टेस्टिंग भी खराब है। दोनों के केसेस में एक्यूरेसी 25-30% आ रही है, तो वो अंडर फिटिंग है। तो ओवर फिटिंग देखो किसी भी केस में आ सकती है, उसको भी हैंडल करने के बहुत सारे तरीके बने हुए हैं आज की डेट में तो। पर फिर भी कुछ डेटा सेट ऐसे हैं जिसमें होती भी नहीं इम्प्लीमेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है ओवर फिटिंग को हैंडल करना। तो पहला काम क्या है, ये पता करो ओवर फिटिंग हो क्यों रही है, रीजन निकालते हैं ओवर फिटिंग का। तो अब जैसे मेरे पास जो डेटा है उसमें मुझे पता है ओवर फिटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि इनबैलेंस डेटा था, बैलेंस करके थोड़ी बेटर हो गई, बट इतनी अच्छी नहीं हो सकती वो कभी भी, जो नेचुरल डेटा पर होती है उतनी तो कभी आपको नहीं मिलेगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें ओवर फिटिंग मिल रही है कि 75-25 है फिर भी ओवर फिटिंग है, तो अब निकालना पड़ेगा कि ओवर फिटिंग हो क्यों रही है। अब उसके रीजन में एक इम्बेलेंस डेटा हमारे पास आ सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है डेटा बहुत कम है आपका, या डेटा का जो पैटर्न है वो एक तरह की चीज को लर्न कर रहा है बस, यानी कि डेटा के अंदर हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई है सभी के। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियोज है, तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ओवरफिटिंग आई किस वजह से नहीं। तो अब सॉल्व करने के लिए डेटा की शफलिंग ज्यादा कर सकते हो आप, डेटा के वेरिएंस थोड़े बहुत हाई तो होने चाहिए। मैम देखो, कोई ना कोई तरीका तो स्प्लिट करने का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऐसे या सिंपल ट्रेड टेस्ट स्प्लिट। तो एक्चुअली इससे कोई ओवरफिटिंग नहीं हो रही ना, ये थोड़ी ना ओवरफिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा, हम ऐसे बोल रहे हैं।
रेशो भी रीजन हो सकता है, बाकी डेटा सबसे ज्यादा इम्बैलेंस की वजह से ही ओवरफिट होता है। मेरे पास इसका एक एग्जांपल है, फेस एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन का डेटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर डेटा है और आज तक किसी को उस पर बेस्ट एक्यूरेसी मिली ही नहीं। बेस्ट एक्यूरेसी मतलब कोई प्री ट्रेन प्री डिफाइंड मॉडल यूज करे और 90s में एक्यूरेसी ले आए, क्योंकि वो डेटा क्या है, फेसेस का डेटा है और इमेजेस का साइज ऐसी है 47 बाय 47 इमेज की डायमेंशन है। 47 बाय 47 तो छोटी इमेज होती है, इतनी छोटी सी इमेज में कैसे एक्सप्रेशन डिटेक्ट होंगे, ठीक। तो उसमें हमेशा ओवरफिटिंग आती है, क्योंकि वो जो डेटा स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसमें आधे से ज्यादा सैंपल्स की इतनी ज्यादा इम्बैलेंसिंग है कि कोई सैंपल किसी लेट्स से हैप्पी की तो 500 इमेज है, एंग्री की 100 इमेज है, तो प्रॉब्लम आएगी कि वो हैप्पी की तरफ झुकेगा ही झुकेगा ज्यादा हमेशा। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी, कुछ भी ट्राई तो करना पड़ता है, ठीक। तो पहला ये है कि फाइंड आउट करो कि ओवरफिटिंग हो क्यों रही है। हाँ, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। या तो डेटा बढ़ाओ बाकी कैटेगरीज का, या तो बाकी कैटेगरीज का डेटा बढ़ाओ, या जिसका ज्यादा है उसका घटाओ, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। अब बेटर क्या है, आज की डेट में गैन आ गया तो उससे हम लोग जनरेट भी कर लेते हैं फेक, तो ये भी यूज किया जाता है कि आप फेक इमेजेस जनरेट कर लो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की, ये भी हमने किया है। हाँ, ये भी करते हैं, उसको अलग अलग एंगल पे रोटेट, मतलब डीप लर्निंग में इमेज प्रोसेसिंग करने जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको ओवरफिटिंग से बचने के लिए। उसके लिए क्या होता है, डेटा तो हमेशा ट्रेन टेस्ट में डिवाइड होता है। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग जब मॉडल ट्रेन करते हैं तो ट्रेनिंग वाले डेटा में से ही वैलिडेशन का डेटा निकाल देते हैं और उस पर ट्रेन कर देते हैं। हाँ, उसी में से और भी स्प्लिट मार दिया, तो ट्रेनिंग वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, और फिर फाइनली जो इवेल्युएट किया मॉडल को वो टेस्टिंग वाले पे कर दिया, जो बिल्कुल ही अनसीन डेटा है, ना उसने ट्रेनिंग में देखा ना उसने टेस्टिंग में देखा, वो वाला डेटा हम फिर टेस्टिंग से प्रिडिक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। उसके लिए कोई मेथड नहीं है, मैन्युअली करना है, ठीक। बिल्कुल होता है ऐसा। मेरे को ये वाले डेटा पे के फोल्ड लगा के एक्यूरेसी मिली थी, तो नहीं, अब बताओ, लेके आए हैं ना हम तो, चैलेंज अब बता अब जस्टिफाई कर रहे हो कि देखो अब क्या होता है, इसकी और भी टेक्निक्स होती हैं, खाली दो टेक्निक थोड़ी है ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने की, इसकी भी अलग अलग टेक्निक्स है, ठीक है। अब कोई बताएगा कि आप सिंपल ट्रेन टेस्ट से करोगे तो इतनी एक्यूरेसी मिलेगी, के फोल्ड लगाओगे तो इतने परसेंट ज्यादा मिल जाएगी आपको, क्योंकि मॉडल को अलग अलग एंगल से डेटा देखने को मिला, सारे मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, मॉडल में डेटा पास किया और लगाते चला गया सारे मॉडल्स को, सबकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर और स्पेसिफिसिटी हम निकाल कर लेकर आ गए, और उनको रिटर्न मार के मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया कि हाँ, मतलब मैंने बनाया ही है, तो ये बनाया ना मैंने खुद से डेटा फ्रेम, तो रिजल्ट्स आते गए और मैंने डेटा फ्रेम में डाल दिए जाके, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, मैं ये वाला तो किसी और का कोड है, किसी और के लिए किया था, मैं एक और मेरे पास एग्जांपल है वो शेयर कर दूंगा। हाँ, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं दिखा दूंगा। देखो, ये ना एक सिंपल एग्जांपल है, ये शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ नहीं, ये तो प्रॉपर डेटा सेट के साथ है, देखो, ठीक है। इसमें एक सपोज डायबिटीज का डेटा लगा हुआ है, अब साथ में जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है मेरे पास, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है इसी को तीन चार तरीके से लगा के देखा जाता है,
मुझे पता करना है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, आप सब लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड होता है, ये सबसे बेस्ट है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, कि कौन से पैरामीटर उस पे मेरा मॉडल सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उसमें रेगुलराइजेशन भी लगाते हैं हम लोग। अब उसमें रेगुलराइजेशन कौन सा लगाऊं, L1 लगाना है कि L2 लगाना है, यानी कि रिज लगाना है कि लेसो लगाना है ना। अब उसमें पेनल्टी कितनी डालें, लैम्डा की वैल्यू पास करनी होती है, पेनल्टी बोलते हैं जिसको हम, वो भी अलग अलग पास करके देखनी है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका बनेगा जिससे अच्छी एक्यूरेसी मिले। आ रहा है समझ अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी। तो उस पूरे का एक ये एग्जांपल है, ठीक है। देखो, तो एक सिंपल डायबिटीज का कोई डेटा है ये क्लासिफिकेशन का। पाइपलाइन में मैंने बोला कि पहले स्टैंडर्ड स्केलर चला देना, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन चला देना। अब देखो, दूसरा मैंने बोला कि अपने पास दो तरह की रेगुलराइजेशन टेक्निक है, एक L1 एक L2, लेसो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन। फिर अल्फा की वैल्यू क्या क्या मुझे ट्राई करनी है, यानी कि क्या क्या पेनल्टीज को मुझे ट्राई करना है। तो ये क्या करेगा, L1 को लगाएगा इन सब के साथ, फिर L2 को लगाएगा इन सब के साथ, और इतने कॉम्बिनेशन बना के आपको देगा, और फिर बताएगा एक्यूरेसी किसकी सबसे ज्यादा है। मतलब आपको पूरा एक डेटा फ्रेम दे देगा, ये तो सारे रिजल्ट देगा ये आपको, उसमें से आप निकाल के ले आओ। तो हमारे पास होता है ग्रिड सर्च। अब उसके अंदर हमने पैरामीटर, पाइपलाइन, सब कुछ पास किया, और ना बेस्ट एक्यूरेसी इसने लेट्स से 77 निकाल कर दी, और इसने आपको बताया कि बेस्ट एक्यूरेसी मुझे इन पैरामीटर्स पे मिली है कि आप L2 यूज करो और 0.5 पेनल्टी की वैल्यू रखो। डीप लर्निंग के लिए क्या होगा कि डीप लर्निंग के साथ प्रॉब्लम ये कि उसमें ना मॉडल जिस तरीके से इनपुट लेता है या जिस तरीके का आउटपुट जनरेट करता है, उसमें सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ कॉमन के लिए तो हम कर सकते हैं, सिंपल वाले मॉडल्स के लिए, लेकिन जैसे डीप लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने बोला कि मैं इंसेप्शन मॉडल लगा रहा हूँ, मैं इंसेप्शन नेट के थ्रू दिखा रहा हूँ कि मेरी बेस्ट एक्यूरेसी, अब आपसे बोलेंगे VGG पे दिखाओ, फिर आपको बोलेंगे कि प्रेस नेट पे दिखाओ। अब उन सबकी डायमेंशन अलग, एक तो सब में पैरामीटर्स अलग, उसमें डीप लर्निंग का कंपैरिजन होगा, तो उसके मॉडल बनाकर चला कर देखने पड़ते हैं। मतलब अगर हमारा काम नहीं नेटवर्क के बिना हो सकता है, डीप लर्निंग में मत जो लगाना पड़ता है, तो फिर उसके अंदर आप बेसनेट, VG60, VG90, हां तो डीप लर्निंग पे ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग 5 साल पुरानी होगी, नहीं बड़ी चीज। तो अगर आप पेपर में डीप लर्निंग और लगाओगे, आपके पेपर के पास में ज्यादा होगी। हां, तो डीप लर्निंग की एक लगा दी और हमने मशीन लर्निंग के साथ कंपेयर कर दी, तो बहुत ही मशीन की वजह है कि आप पेपर को लगा, तो आपने जीपीयू है जो प्रोसेस कर पा रहा है, यानी आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो। तो मशीन लर्निंग लगा दो, ये बहुत तो सब नहीं चल रहा था, तो उसमें आपके कैंडिडेट की जो सिंसियरिटी है कम दिखती है रिव्यू को। तो यही रिसर्च से कह रहा हूं कि अगर मतलब डीप लर्निंग कंपेयर करना, उसके लिए कोई शॉर्टकट मैंने तो नहीं लगाया, अगर कोई शॉर्टकट है माइट भी हो, मैंने नहीं देखा, तो मुझे तो मैनुअली करके लगाना पड़ता है सब पे। पेनल्टी बेसिकली क्या है ना कि जैसे हम लोग अगर कोई भी रिग्रेशन टेक्निक, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एसवीएम, कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल लगा रहे हैं और वो ओवरफिट हो जाता है। ओवरफिटिंग को ना एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत छोटे से एग्जांपल से, सब लोगों को एक बारी में समझ आएगा। देखो, ऐसा समझते हैं कि अगर मेरे पास एक मॉडल है, थोड़ा इधर लेते हैं एग्जांपल, और इसमें आपके पास ना एक स्ट्रेट लाइन स्लोप ऐसा बन रहा है, ठीक है, और आपके डेटा में खाली दो ही पॉइंट है। सोचो, आपके डेटा में खाली ट्रेनिंग दो ही पॉइंट्स पर हुई है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझना, सब लोग ओवरफिटिंग एक बारी में समझ जाओगे क्या है। ये मेरा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, मेरे पास दो ही ऑब्जर्वेशन थी, हमने ट्रेनिंग की, बेस्ट फिट लाइन बन गई, परफेक्ट है। अब हुई इस पर टेस्टिंग, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो ट्रेनिंग का एरर कितना होगा, 0। अगर आप ट्रेनिंग का एरर निकालो इसमें तो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि एरर क्या होता है, इस लाइन और पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस। फिर आपने क्या किया, आपने की टेस्टिंग, टेस्टिंग का एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो अब अगर मैं टेस्टिंग की एरर निकालूं तो टेस्टिंग की कोई एरर आएगी, बिल्कुल आएगी ना। ये वाला जो डिफरेंस है,
ये क्या है, एरर ही तो है ये जो डिफरेंस है। तो हमने टेस्टिंग एरर निकाली, सपोज वो 0.15 आ गई, सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि इनका पूरा आपने एवरेज एरर निकाला तो 0.15 आ गया, कि अपनी 15% एरर है टेस्टिंग में, ट्रेनिंग में है नहीं, तो इसी को तो ओवरफिटिंग बोल रहे हैं हम, कि ये क्या हो गया, मॉडल आपका ओवरफिट हो गया। तो ओवरफिटिंग को बचाने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलराइजेशन नाम की एक टर्म यूज करते हैं। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एसवीएम के साथ सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी डीप लर्निंग में भी बहुत यूज होता है। मेनली इसमें 3 टेक्निक आती है, बट जो जनरली यूज करते हैं वो या तो हम लेसो रिग्रेशन यूज करते हैं या फिर रिज रिग्रेशन यूज करते हैं। रिज का फॉर्मूला चलता है आपका लेमडा डब्ल्यू स्क्वायर, और लेसो रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है लेमडा एब्सोल्यूट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। लेमडा ही वो पेनल्टी है या वो अल्फा है जिसकी वैल्यू मैंने वहां पास की है, डब्ल्यू आपका कोफिशिएंट है या स्लोप है। अब करते क्या है कि लेट्स से हम लोग एरर इंट्रोड्यूस करते हैं जानबूझकर, मतलब कि अगर मेरा एमएससी का फॉर्मूला लगाया तो 0 आया, लेकिन एमएससी के साथ इनमें से कोई ऐड कर दो, मान लो आपने रिच ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एमएससी का फॉर्मूला है 1/n समीशन वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस लेमडा डब्ल्यू स्क्वायर। सोचो ये फॉर्मूला है, अब इससे निकालो एरर। ट्रेनिंग का एरर हम एमएससी से ना निकाल के किससे निकालेंगे, एमएससी प्लस रिज या लेसो, कोई भी एक। अब उससे क्या होगा भाई, एमएससी तो 0 दे रहा था, अब 0 तो नहीं आएगा क्योंकि आप साथ में क्या ऐड कर रहे हो। अब लेमडा की जो वैल्यू होगी, लेमडा को बोलते हैं पेनल्टी, उसकी वैल्यू 1 होती है बाय डिफॉल्ट। अगर 1 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 5 10 कुछ भी चेंज कर करके देखो, और देखो ओवरफिटिंग किससे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, इस डेटा के लिए ऐसी नहीं आनी चाहिए थी। ये कैसे आनी चाहिए थी, कि थोड़ा सा एरर आना चाहिए था, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे आती, ताकि थोड़ा एरर आना चाहिए। तो मतलब सोच रहे हो, हम लोग को ऐसे सिनेरियोज भी लेके आने होते हैं कि हाँ एरर लेकर आओ, एरर को इंट्रोड्यूस करो अपने इसके अंदर, कुछ भी अज्यूम करो, कुछ भी, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी डेटा है, ठीक है। तो अब जब लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर की कोई वैल्यू डालेंगे तो उसमें एरर में ऐड हो जाएगा, तो अब एरर 0 ना आके क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, टेस्टिंग की एरर घट जाएगी आपकी, जब आप उस मॉडल को ट्रेन करोगे ना और साथ में ये एरर निकालोगे ऐसे, और फिर टेस्ट करोगे तो टेस्टिंग की एरर घट जाएगी इससे, ट्रेनिंग में एरर इंट्रोड्यूस करने से। ठीक है, तो ओवरफिटिंग इसलिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने पेनल्टी टर्म लिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं L1 L2 ट्राई करूंगा और उन सबके साथ ये अलग अलग पेनल्टीज की वैल्यू ट्राई करूंगा, फिर एट दी एंड देखो आपको पूरा एक ऐसा डेटा फ्रेम मिलेगा। देख पा रहे हो भाई आप लोग ये, तो ये आपको टाइम बताएगा कि किस मॉडल को ट्रेन करने में कितना टाइम लगा, किस पर कितना स्कोर आ रहा है। देखो सारे स्कोर्स आ गए हमारे, जैसे ना यहाँ पर पैरामीटर्स लिखे हैं कि अगर एल्गोरिथम ये है, उसमें पैरामीटर्स पूरे शो नहीं कर रहा वो क्या है, तो अगर ये पैरामीटर है तो उसमें 72 आई, 71 आई, 74 आई, तो ऐसे करके वो सारी एक्यूरेसीज बनाकर दे देता है। ये नियरेस्ट नेबर में के की वैल्यू अलग अलग डाल के देख ली हमने, फिर इसमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस अलग अलग वेट्स ट्राई कर लिए, फॉर्मूले नेबर अलग अलग ट्राई किए हुए हैं, 3 नेबर है, 5 है, 7 है, 15 है, तो सबके कॉम्बिनेशंस बना के वो आपको एट द एंड एक्यूरेसी देगा। जैसे देखो इसने बताया कि बेस्ट एक्यूरेसी आपको मिलेगी 17 नेबर रखने पर, ठीक है, और वो है 76% एक्यूरेसी, और एल्गोरिदम ऑटो यानी कि खुद डिसाइड करने दो उसको, और वेट्स रखे यूनिफॉर्म, ठीक।
ओके क्लियर है यहाँ तक? तो 2 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए। डीप लर्निंग वाला कौन सा था? कुछ जैसे इसमें आप मशीन लर्निंग में करते हैं, कुछ मेथड्स डीप लर्निंग से भी कर सकते हैं, कुछ मॉडल जैसे आप वो नहीं वो मैन्युअली करना पड़ेगा ना, बताया ना मैंने। डीप लर्निंग में तो सारे मॉडल चलाकर फिर रिजल्ट्स मिले, क्योंकि वहां पे हर मॉडल पे ट्रेन होना है डेटा अलग से। तो वहां मैंने ग्रिड सर्च नहीं लगाया डीप लर्निंग, मतलब शायद लगता भी हो मॉडल सिलेक्शन के लिए भी, बट मैंने कभी ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि हर बार लगाना खुद से ही पड़ता है। ठीक है, माइट भी हो, मैं एक बार चेक कर लूंगा कुछ अगर मिलता है तो। ठीक, ठीक है जी, आगे चले। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। मेक पाइपलाइन में तो आपने पता है सर क्या करना है, खाली बस ये पास करना है कि क्या क्या चलाना है, वो एक एक करके सब चला देगा। लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, ये सब डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गई अपनी। डेटा प्री प्रोसेसिंग में लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, स्टैंडर्ड स्केलर, मिनमैक्स स्केलर कुछ भी है। उसके अलावा अपने एल्गोरिथम्स जो चला है, एक जो आर्गुमेंट है वो नीचे लिखा है और एक आर्गुमेंट है जो आपने स्केलिंग, हाँ यानी कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के, हाँ और फिर मशीन लर्निंग का जो लगाना है। नहीं नहीं नहीं, मेनली मतलब ये क्या है ना सर, क्या इसने कहा आप सारी चीजें खुद से लगाते हैं, उसने कहा कि आप लिख दो सबके ऑब्जेक्ट बना दो, मैं सब चला दूंगा ये करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे कॉम्बिनेशन बना के चलाते हैं। ठीक, हाँ जी हाँ, ठीक है लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं इसके बाद।